नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेएससी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं, आज हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसमें सारी ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ए और ऐ वर्ड क्या कहलाता है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठतालु? तो आंसर इसका कंठतालु हो जाएगा। कंठतालु होता है ए और ऐ वर्ड, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अल्पप्राण निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? ता, था है, का और गा है, और फा और भा है, था और छा है। चार ऑप्शन है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, का और गा। गा ये अल्पप्राण हैं। अल्पप्राण वो व्यंजन होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर होता है। तो का पहला है और गा तीसरा है, इसी आधार पर अल्पप्राण व्यंजन सेकंड होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, निम्न में से सघोष अल्पप्राण कौन से हैं? तो सघोष अल्पप्राण हमें बताना है। सघोष व्यंजन वो होते हैं जो जिनका बोलते वक्त हमारी जो स्वर तंत्रिका हैं वो कंपन करती हैं, उन्हें हम सघोष व्यंजन बोलते हैं। इनके दो भाग किए गए हैं, सघोष और अघोष, ठीक है। तो अघोष वो व्यंजन है, अघोष व्यंजनों में आते हैं 11 स्वर, ठीक है, य, र, ला और व। साथ ही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचमा अक्षर। इस प्रकार से सघोष व्यंजन को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा है, निम्न किस क्रमांक में मूल स्वर है? ठीक है, क्रमांक में हमें मूल स्वर बताना है, ठीक है। ऊ है, ई है, औ है और आई है। तो चार ऑप्शन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए सही। ऊ है जो मूल स्वर है, मूल स्वर है। मूल स्वरों को दो भागों में बांटा है, दीर्घ स्वर या फिर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दो भागों में बांटा है। तो आंसर हमारा ऊ सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन बताने हैं। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनका बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं थोड़ा सा यानी कि रगड़ खा के निकलती हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो आंसर है इसका स श। ऊष्म व्यंजन टोटल संख्या 4 है। इसमें है श, श, शा और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। तो आंसर इसका स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर हैं बताना है। देवनागरी लिपि में टोटल स्वरों का कितने टोटल स्वर हैं? 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 13 हैं। तो आंसर हो जाएगा 11 स्वरों को रखा गया है देवनागरी लिपि में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वर्णमाला में कुल वर्ड हैं बताना है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या कितनी है? 50 है, 52 है, 33 है, 48 है। चार ऑप्शन है। इसके साथ ही जो आंसर है हो जाएगा सेकंड, 52 स्वर वर्डों को रखा गया है हमारे हिंदी वर्णमाला में। पहला है, इसमें 11 स्वरों को रखा गया है, ठीक है, 11 स्वर हैं। साथ ही 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 25। इसके साथ ही 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 जो हैं वो हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजनों को रखा गया है। तो इस प्रकार से टोटल संख्या जो होती है। इसके साथ ही 2 द्विगुण व्यंजन हैं, द्विगुण, ठीक है, और 2 रखा है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। 2 हैं हमारे आयोगवाह, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो संख्या है 52 है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर हमें बताने हैं, ठीक है। ई है ऑप्शन, आ है, ए है और ऊ है, 4 ऑप्शन है। तो विवृत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है पूरा खुलता है, उसे हम विवृत स्वर बोलते हैं। 2 भेद किए गए हैं, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, दो भेद हैं। तो हमें विवृत बताना है, विवृत में पूरा मुंह खुलता है, तो आ हो जाएगा। इसके साथ ही अर्धविवृत स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह थोड़ा खुलता है, ठीक है, उन्हें हम अर्धविवृत बोलते हैं। इनकी टोटल संख्या 4 है अर्धविवृत की, ठीक है, 4 है। इसमें है ए,
औ, अ और आ। ठीक है, इस प्रकार से टोटल अर्धविभ्रत स्वरों की संख्या 4 है। आप लोग याद करके रखिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा है किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। ठीक है, बहुत बार आता है कि काकल्य व्यंजन को ही महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो हमें बताना है कि सघोष, ऊपर हमने अघोष बताया था, यहाँ पर सघोष है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा इसका, आंसर इसका हो जाएगा ह सही। हा सघोष व्यंजन में आता है। ठीक है, ह आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न, स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। वो वर्ग हमें बताना है स्वर तंत्रिका के जो कंपन होता है उसके आधार पर। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था, तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सेकंड वाला सही, घोष और सघोष। ठीक है, आंसर हो जाएगा 10 का जो है सेकंड वाला सही आंसर, घोष और सघोष। ठीक है, इसके बाद जो आंसर बनता है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में सही है। हमें रू का वर्ण विच्छेद बताना है। अच्छा सा प्रश्न है परीक्षा के लिए। र छोटा वाला, इसमें हलंत लगा हुआ है, ऊ, र और प्लस बड़ा ऊ, र प्लस ई और र प्लस ऊ। तो आंसर आप अंदाज़ा लगा के बताइए कौन सा होता है। आंसर जो हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद र प्लस ऊ सही है। छोटा मतलब रा पे हलंत है और ऊ है, और वो सही हो जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट सही होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, एक तो अभी हमने बताया था विव्रत, अर्धविव्रत, तो उसी के आधार पर हमें बताना है कि जिसमें कम मुंह खुलता है उसे हम क्या स्वर कहते हैं, कौन सा कहते हैं स्वर। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 12 का ए सही। समृद्ध स्वर बोलते हैं, इनका मुंह सबसे कम खुलता है समृद्ध स्वरों का। ठीक है, समृद्ध अगर स्वरों की देखी जाए तो इसकी संख्या टोटल जो होती है, टोटल संख्या इसकी 4 मानी गई है। ठीक है, 4 है। इसमें कौन कौन से होते हैं, ई, ऊ और ऊ, ये 4 समृद्ध स्वर माने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा ए सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस क्रमांक में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमें बताना है। ऑप्शन है का, ख और ड और छ। तो जैसा कि हमने बताया था, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका च वर्ग होता है, जो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आता है। ठीक है, छ वर्ग। तो इसमें जो है छ है, तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा, छ। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर बा और फा किस क्रमांक में आते हैं। ठीक है, हमें बताना है वा और फा किस क्रमांक में, दंत में, ओष्ठ में, दंतोष्ठ में या फिर कंठ में है। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, आंसर जो होगा इसका थर्ड सही होगा, दंतोष्ठ। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। अच्छा सा प्रश्न है, शब्दकोश से बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत ही उलझाने वाले प्रश्न बन जाते हैं, और तो आप कोशिश करिए इनको समझने की। ठीक है, ऑप्शन है हमारे क वर्ग के वर्णों के क्रम में। ठीक है, च वर्ग के वर्णों के क्रम में, र वर्ग के वर्णों के क्रम में और त वर्ग के वर्णों के क्रम में। 4 ऑप्शन है। तो हमें जो बताना है वो शब्दकोश में जो ज्ञान है वो कहाँ पर मिलेगा। तो आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा च वर्ग के क्रम में। ठीक है, जो ज्ञान से स्टार्ट होते हैं ना वह वर्ड, वो च वर्ग के, जहाँ च वर्ग का जो होता है ना क्रम, उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उच्चारण की प्रति व प्रत्यय के अनुसार हिंदी में ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है। अच्छा सा प्रश्न है, अभी हमने ऊपर भी इसका उल्लेख किया था, समझने वाले समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन है अनुनासिक व्यंजनों में, लुठित व्यंजनों में, पार्श्व व्यंजनों में, उच्छिप्त व्यंजनों में। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा 4 सही। उच्छिप्त व्यंजनों में ही या तो इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण, या फिर कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन,
ठीक है। द्विगुण व्यंजन या फिर इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, और इनकी जो संख्या होती है टोटल 2 होती है। ऊपर भी बताया था 2 होती है, एक होती है ड बिंदी वाला और दूसरा होता है ढ बिंदी वाला। दोनों में बिंदी जरूर लगती है, वही उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है। ऑप्शन है शासन है, शौर्य है, श्याम है, श्रमिक है। तो आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा श्रमिक, सही। ठीक है। श्रद्धा जो शब्द है उससे पहले आएगा श्रमिक। ठीक है। और कैसे आएगा ये आप लोग शब्दकोश को उठा के देखेंगे, फिर समझ आ जाएगा किस रूप से उसमें क्रम रखा गया है, क्योंकि उस तरीका से समझाएंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन टाइम बहुत लगेगा उसे समझाने में। तो आप एक बार शब्दकोश को उठा के देखेंगे और तो पूरा टोटल समझ आ जाएगा आपको। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उच्छिष्ट व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, बताना है कि किस मतलब शब्द में उच्छिष्ट व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। आरजू में हुआ है, खसरी में हुआ है, मंजिल में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, सही 4। इनमें जो प्रश्नों को रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑथेंटिक प्रश्नों को ही रखा है इस प्रैक्टिस सेट में। तो आशा सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला ऑप्शन है भाग्यमती है, परीक्षा गुरु है, बामा है, शिक्षक है और हिंदू दंपति है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा बी, सही, परीक्षा गुरु। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चन सिंह हैं और सुमन राजे हैं। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही रामानंद को ये संज्ञा मिली है आकाश धर्मा की। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस निबंधकार को व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार माना है? अच्छा सा प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार किसको माना है बच्चन सिंह के अनुसार? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र हैं, गुलाब राय हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। गुलाब राय को ही उन्होंने व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार माना है। ठीक है। और इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बया पत्रिका के संपादक कौन है और ये कहाँ से निकलती थी? अच्छा सा प्रश्न है। पत्रिकाएं बहुत मायने रखती हैं हमारे हिंदी में। ऑप्शन है गौरीनाथ हैं, गाजियाबाद। दूसरा है विष्णु नागर हैं, दिल्ली से। रामानंद साई हैं, बनारस से। दूसरे हैं नमिता सिंह, अलीगढ़ से। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। गौरीनाथ गाजियाबाद के द्वारा ही गाजियाबाद से ये पत्रिका निकलती है, बया। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, छंद प्रकाश। अच्छा सा प्रश्न है, छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हैं और मतीराम हैं, भिखारी दास हैं, देव हैं। तो आंसर जो होगा 5 का हो जाएगा भिखारी दास, सी सही होगा आंसर। भिखारी दास के द्वारा ही छंद प्रकाश की रचना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राजभाषा की कुछ समस्याएं और राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध नामक आलोचना के लेखक हैं। अच्छा सा ये आलोचनात्मक रचना है, तो यही हमको बताना है कि लेखक हैं। ऑप्शन है नंदुलारे हैं, नागेंद्र हैं, दिनकर हैं और रामकुमार वर्मा हैं। तो आंसर जो होगा वो 4 सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा के द्वारा ही ऐसी समस्याओं को, राष्ट्रीयता और सामाजिक समस्याओं का जो इन्होंने रचना की है वो इन्हीं बिंदुओं पर की है। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, यानी कि घा रामकुमार वर्मा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कामायनी को हिंदी में ताजमहल के सामने किसने कहा है? समान। ठीक है, सामने नहीं, समान। कामायनी को हिंदी के ताजमहल के समान किसने कहा है? ऑप्शन है महादेव वर्मा है, पंत हैं, नंदुलारे हैं और राजेंद्र यादव हैं। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा पंत। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ही ये संज्ञा दी गई है, कामायनी को ताजमहल के समान माना है इन्होंने। दूसरा है, भोग तुम इस भांत मृत को दाग नहीं लग पाए। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, तुम मिट्टी में नहीं, मिट्टी तुम में विलीन हो जाए। उपयुक्त पंक्तियां के रचयिता हैं, अच्छी सी पंक्तियां हैं, आप इसे जरूर मेंशन करिए अपने नोट्स में। ऑप्शन है मैथिली सरोवर गुप्ता, रामधारी दिनकर हैं और श्याम नारायण पांडे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 8 का, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने बहुत अच्छी सी रचनाएं की हैं राष्ट्रीयता के ऊपर भी, और वैसे भी बहुत अच्छे हिंदी काव्य कवि रहे हैं श्याम नारायण पांडे। तो आंसर हो जाएगा 3rd सही, श्याम नारायण पांडे। अच्छी सी पंक्तियां आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करके रखिए इनसे। दूसरा है, सैद्धांतिक समीक्षा प्रथम पुस्तक आलोचना साहित्य लोचन के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है। सैद्धांतिक समीक्षा टोटल हमारे बहुत कम ही लिखी गई हैं, 2 लोगों ने ही मूल रूप से लिखी हैं। एक तो नाम नहीं अभी बताई, श्याम सुंदर दास हैं, दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका जो हमें साहित्य लोचन है वो हमें बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास है, माता प्रसाद है, नंदुलारे वाजपेयी हैं और शांति प्रिया द्विवेदी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के द्वारा ही लिखा गया है ये साहित्य लोचन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रसाद की द्विवेदी युग कविताओं का संग्रह है। ठीक है,
प्रसाद की जो द्विवेदी युग कविताएं किस संग्रह में संग्रहित की गई हैं बताना है। ऑप्शन है प्रथम प्रेम पथिक है, चित्रधारा है, वन मिलन है, प्रेम राज है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा चित्रधारा, बी सही। आंसर बी सही हो जाएगा, चित्रधारा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ठीक है, प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, प्रभा और विशाल भारत। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, इंदु में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी के अधिकांश अलंकार ग्रंथ संस्कृत के किन दो ग्रंथों के अनुकरण पर रचे गए हैं? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 2022 के लिए स्टार लगा के इसे मेंशन जरूर करिएगा। अच्छा सा प्रश्न है 2022 के इसके एग्जाम के लिए। एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, टीजीटी का भी हो सकता है और केबीएस का भी हो सकता है और एसएससी में भी आ सकते हैं, इस एसएससी जीडी में भी आ सकते हैं, तो इस प्रकार से नेट में भी आ सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो आप इसे स्टार लगा के जरूर मेंशन करिए। ऑप्शन है कुवलयानंद, चंद्रलोक साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश और कुवलयानंद काव्य प्रकाश। 4 ऑप्शन है और आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, कुवलयानंद अप्पे दीक्षित के द्वारा लिखित रचना। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट सही है। और चंद्रलोक, ये दोनों ही रचना ऐसी हैं जो हमारे हिंदी रीत काल में जितने भी अलंकारिक ग्रंथ लिखे गए हैं उन कहीं ना कहीं इसका रूप देखने को मिलता है, इसी के आधार पर लिखे गए जो हैं अलंकारिक ग्रंथ हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा भूपभूषण के रचयिता हैं, यहाँ भूपभूषण लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन है नरहर दास हैं, नरहर हैं और कर्णेश हैं, मोहनलाल हैं, आनंदवर्धन हैं। आंसर ऑप्शन 4 ऑप्शन। आंसर जो होगा हमारा सेकंड सही हो जाएगा, कर्णेश के द्वारा ही लिखा गया है भूपभूषण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विश्व साहित्य में निबंध विधा के जन्मदाता माने जाते हैं? विश्व साहित्य में पूछा है, ना कि हिंदी साहित्य में। ठीक है, ऑप्शन है वेकन है, मिलेक मॉन्टेन हैं, लेकार्ते हैं और जॉर्ज स्टीफन हैं। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। वेकन के द्वारा ही हिंदी साहित्य में जो निबंध लेखन आरंभ हुआ है वो वेकन के आधार पर ही हुआ है और महावीर प्रसाद ने इनके ऊपर एक और अपना निबंध लिखा है, वेकन विचार इन्होंने एक निबंध लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आखिर मूंदी बे के मिस आनी अचानक पीठ उजेर लगावे किसकी पंक्तियां हैं? अच्छा सा ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन है मतिराम हैं, चिंतामणि हैं, केशवदास हैं, बिहारी हैं। तो 4 ऑप्शन है। तो आंसर इसका जो होगा मतिराम हो जाएगा फर्स्ट, मतिराम की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद, वैसे तो देखा जाए सुजान विनोद और सुजान घनानंद जैसे नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप सबको। तो आंसर इसका जो होगा वो देव हो जाएगा, देव के द्वारा लिखा गया है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुजान विनोद। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 70, सूर सूर तुलसी ससी उड़ियन केशवदास किसकी पंक्तियां हैं? अच्छी सी पंक्तियां हैं, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, तो इनको जरूर 22 के लिए मेंशन करके रखिए। 22 तो निकल चुकी है, लेकिन 23 के लिए मेंशन करके रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रजवासी दास हैं, नावादास हैं, भिखारी दास हैं और राधा कृष्ण दास हैं। तो आंसर जो होगा भिखारी दास हो जाएगा। भिखारी दास के द्वारा ये प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं, सूर सूर तुलसी ससी उड़ियन केशवदास। मतलब ये है कि उड़ियन मतलब होता है तारे। ठीक है, तारे। सूरदास जो सूरज के समान है, तुलसी चंद्रमा के समान है, बाकी जो केशवदास हैं वो केशव एक तारों के समान है, ऐसे इस पंक्तियों में बोला गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा भिखारी दास ने ऐसा कहा है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के कड़वक शैली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं? अच्छा सा प्रश्न है, कड़वक शैली बहुत महत्वपूर्ण रही है ये हिंदी साहित्य जगत में। ऑप्शन है स्वयंभू है, सरप्पा है, गोरखनाथ है और सारंगधर है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सरहप्पा के द्वारा ही कड़वक छंद शैली का प्रयोक्ता मानी जाती है हिंदी साहित्य जगत में। ठीक है, आंसर सरहप्पा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, उल्कापात धूम के तूफान अथवा बवंडर नामक उपमा से निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार जाना जाता है? अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उल्का, धूमकेतु, तूफान, बवंडर नामक उपमा से कौन सा कहानीकार जाना जाता है? ऑप्शन है जवाला दत्त शर्मा है, वेचन शर्मा उग्र हैं, निराला हैं और बद्री नारायण शुक्ल हैं। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, पांडे वेचन शर्मा को ही इन सारी संज्ञाओं से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न, फागु की भीड़ अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार रिपीट हुई हैं 22-23 के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग इसे अपने नोट्स में मेंशन करके रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन है सूदन है, चिंतामणि है, पद्माकर है, बिहारी है। तो आंसर पद्माकर हो जाएगा। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पद्माकर की हैं ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, पूरा सन्नाटा कहानी संग्रह के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है, कहानी संग्रह सन्नाटा। ऑप्शन है महीप सिंह है, बड़ी उजम्मा है, दूसरा है मधुकर सिंह है, सैलिस मटियानी है। तो आंसर जो हो जाएगा मधुकर हो जाएगा। मधुकर सिंह के द्वारा ही ये प्रमुख कहानी संग्रह लिखा हुआ है, पूरा सन्नाटा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रसाद किस काव्य के मस्तक की घनीभूत पीड़ा कहा जाता है? काव्य को, ठीक है, मतलब प्रसाद के किस काव्य को घनीभूत पीड़ा कहा जाता है? ऑप्शन है कानन कुसुम है, सुखोच्छ्वास है, आंसू है और बुभ्रवाहन है। तो आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। आंसू ही इनका घनीभूत पीड़ा के रूप से माना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रीतकालीन कवियों का नायिका भेद के लिए आदर्श मॉडल ग्रंथ था। महत्वपूर्ण और अच्छा सा प्रश्न है समझने के लिए। मतलब रीतकालीन जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे उसका जो आदर्श ग्रंथ था वो कौन था? रसमंजरी था, जगत विनोद था, राज है या फिर काव्य कामशास्त्र है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका 23 का हो जाएगा, रसमंजरी। रसमंजरी के आधार पर ही हिंदी साहित्य में जो श्रृंगारिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो रसमंजरी के आधार पर ही लिखे गए हैं, नायिका भेद का जिसमें उल्लेख किया गया है। और रसमंजरी नंददास की रचना है, नंददास की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, डार द्रुम पलना बिछावे नभ पल्लव के सुमन झंगुला सोहितन छब भारी दे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बोधा है, रसखान है, देव है, रसलीन है, देव है और या फिर सेनापति हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा 24 का देव हो जाएगा। देव की प्रमुख पंक्तियां हैं। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न है, अपना रास्ता लो बाबा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अच्छा सा प्रश्न है, अपना रास्ता लो बाबा। ऑप्शन है स्वयं प्रकाश है, काशीनाथ हैं, उदय प्रकाश और संजय कुंदन है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। स्वयं प्रकाश के द्वारा ही प्रमुख शीर्षक कहानी लिखी गई है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो थैंक यू। एक बार कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा।